हेलो एवरीवन, जय शुक्ला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको भूत प्रेतों की बहुत ही डरावनी और सच्ची कहानियां सुनाने वाला हूं। तो अगर आप लोग भूत प्रेतों की सच्ची कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। दूर दूर तक शांत नीले समुद्र के किनारे और ठंडी हवा में झूमते नारियल के पेड़, ऐसी जगह पे कौन नहीं रहना चाहता। सबका सपना होता है। ऐसी ही किसी सपनों की दुनिया में राजेश और कल्पना ने अपना पहला कदम रखा था। अभी अभी दोनों की शादी हुई थी और दोनों ने एक बड़ा सा घर किराए से लिया था। पैसे की कोई कमी नहीं थी राजेश के पास। गांव की पुरखों की जमीन और यहाँ खुद एक कंपनी में मैनेजर। जिंदगी की हर वो खुशी वो कल्पना को देना चाहता था। ये जो घर लिया था वो बिल्कुल समंदर के सामने था। सामने नीला समंदर और बाजू में फैले रेत का किनारा। रोज ये नया जोड़ा दूर तक टहलने निकल जाते थे, अपने सपनों में ही जैसे वो जी रहे थे। लेकिन कहते हैं कि जहां बहुत सारी खुशियां हो वहां किसी की नजर जल्द ही लग जाती है। ऐसा ही हुआ इन दोनों के साथ। उसके बाद जैसे इनकी सपनों की दुनिया बिखर सी गई, जब एक अनजान काले साए ने इनकी सपनों की दुनिया में कदम रखा, जिसका राजेश और कल्पना को अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ अब क्या होने वाला था। राजेश, मुझे तंग मत करो प्लीज, आज तो सोने दो। आज ऑफिस नहीं है तुम्हारा, कल्पना अपना मुंह तकिए में छुपाते हुए बोली। राजेश ने खिड़की के पर्दे हटा दिए। सूरज की किरणें उनके बेडरूम में आने लगी थी और जोर की हवा भी। राजेश ने कल्पना को अपने पास लिया और उसको सिर्फ देखता रहा। उसने पूछा कि क्या देख रहे हो? कल्पना ने आंखें बंद करके पूछा था। अब हम आपको देखे भी नहीं, हम अपना सपना खुली आंखों से देखना चाहते हैं। आप हमारा सपना हो जो कि पूरा हुआ है। आप जैसी लड़की हमारे जीवन में आना हमारे लिए सपने से कम थोड़ी ना है। राजेश ने बहुत प्यार से कहते हुए कल्पना के बाल संवारे। आज जनाब का क्या इरादा है? कहाँ घुमाने लेके जाओगे मुझे? आज खाना भी बनाने का मन नहीं है मेरा। सुबह का भी बाहर से मंगाते हैं और रात को भी कहीं बाहर ही खा के आएंगे। कल्पना ने अपनी मन की सुनाई। जो हुक्म मेरी रानी। राजेश ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया। दोपहर का खाना खाकर दिन भर टीवी देखते रहे दोनों। राजेश को नींद आई तो वो थोड़ा सो भी गया। शाम को उठ के दोनों बाहर घूमने चले गए। खाना खाकर घर वापस आए तो रात के 11 बज चुके थे। आते ही दोनों ने सोने की तैयारी की और फिर सो गए। रात के कुछ 1:30 बजे होंगे। खट 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 अचानक ही उनकी बेडरूम की खिड़की खुल गई और बहुत जोर की हवा अंदर आने लगी। कल्पना की आंख खुल गई। देखा कि राजेश तो मजे से सोया पड़ा है। उसने उठते हुए खिड़की बंद की, लेकिन जैसे ही कल्पना अपने बेड की तरफ मुड़ी, खिड़की फिर से खुल गई। कल्पना को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो फिर से खिड़की बंद करने लगी। तभी उसको लगा कि खिड़की के पास कोई है। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। खिड़की का पर्दा हवा से उड़ने लगा। कल्पना ने फिर हिम्मत जुटाकर खिड़की बंद की और जैसे ही वो पीछे मुड़ी, वो जोर से चीखी। कल्पना की चीख ने राजेश की नींद तोड़ दी। राजेश उठ के कल्पना के पास भागा। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? कल्पना राजेश से लिपट कर रोने लगी। राजेश, तुम्हारे बगल में भूत था। मैं ना यहाँ खिड़की बंद करने आई थी। मुझे लगा कि यहाँ कोई है, लेकिन जब मैं बेड पे सोने आई तो वो आगे कुछ बोल नहीं पाई और रोने लगी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। राजेश ने उसको बेड पे लिटाया और एक हाथ से पानी का गिलास उसको दिया। पानी पीने के बाद कल्पना को अब थोड़ा ठीक लगने लगा। राजेश, मैंने देखा कि तुम्हारे बगल में एक भयंकर काला साया था जो मेरी जगह सोया था। मैंने उसको देखा तो वो भी मुझे ही देख रहा था। वो किसी औरत जैसा दिख रहा था। मुझे बहुत डर लग रहा है राजेश, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना। कल्पना फिर से रोने लगी।
राजेश ने उसको अपने पास बिठाया और कहा कि अरे नहीं पगले, मैं तो तुम्हारे साथ में ही हूं, तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगा भला। वो रात कैसे भी तो बीत गई। सुबह हुई लेकिन कल्पना सोई थी। आज नाश्ता और टिफिन भी राजेश ने खुद से ही बनाया। उसने नाश्ते की एक प्लेट तैयार की और साथ में कॉफी लेके बेडरूम चला गया। कल्पना अब भी सो रही थी। उसने कल्पना को उठाया और उसको अपने हाथों से नाश्ता करवाया। अब कैसा लग रहा है कल्पना? राजेश ने तैयारी करते हुए पूछा। राजेश, क्या तुम आज घर पर नहीं रुक सकते? मुझे यहां बहुत अकेला महसूस होता है। कल्पना ने एक गुजारिश की। राजेश उसके पास आकर बोला, कल्पना डरो नहीं, कल जो हुआ वो शायद तुम्हारा वहम था। ऐसा होता है थकान के कारण। मैं जल्दी वापस आऊंगा, फिर शाम को कहीं बाहर चलते हैं। राजेश अपने ऑफिस चला गया। उसको दूर तक जाते कल्पना निहार रही थी। आज घर में कुछ करने लायक नहीं था। खाना भी राजेश ने बनाया था। सोचा अब बाहर लॉन में बैठकर कुछ किताबें पढ़ लूं। कल्पना ने दोपहर का खाना खाया और लॉन में बैठकर किताबें पढ़ने लगी। उसको कल वाली बात याद आ रही थी, लेकिन उसने कल के बारे में ना सोचने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने किताब का दूसरा पन्ना पलटा, वही काला साया, वही भयंकर चेहरा उसको किताब में दिखाई दिया। उसकी लाल आंखें जैसे खून था आंखों में। उसने झट से किताब दूर फेंक दी और बाजू में जाकर खड़ी हो गई। उनके घर के बगल में एक घर था। कल्पना की सारी हरकतें एक औरत देख रही थी। वो बाहर आकर कल्पना को आवाज लगाई, क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या? तुम नए नए आए हो क्या? आवाज सुनकर कल्पना होश में आई। अब वो भी उस औरत से बात करने लगी। वो बूढ़ी सी औरत अब कल्पना के लॉन के बगल में बने दीवार के पास आकर बात करने लगी। एक बात कहूं बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन ये घर काफी दिनों से बंद था। यहाँ पहले एक फैमिली रहती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्होंने घर खाली किया। पता नहीं यहाँ कोई टिकता ही नहीं। तुम लोगों ने सब पूछ के ही लिया है ना ये घर? उस औरत ने जानकारी देते हुए पूछा भी और जानकारी भी दी। हाँ आंटी, मेरे पति ने सब देख के ही लिया होगा। हमारी तो अभी शादी हुई है। कल्पना ने अपने बारे में और ज्यादा बताना सही नहीं समझा। उस आंटी के पति ने आवाज लगाई तो वो औरत चली गई। लेकिन कल्पना कुछ सोच में घिर गई। ये सब मुझे क्यों दिख रहा है? वो घर में अंदर गई, लेकिन अपने बेडरूम में जाने का उसका मन नहीं था। वो सोफे पर ही लेट गई और उसकी आंख कब लगी उसे पता ही नहीं चला। दरवाजे की घंटी बजी, वैसे ही कल्पना की नींद खुली। वो दरवाजा खोलने गई तो दरवाजे पर राजेश था। राजेश, अच्छा हुआ तुम आ गए। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। सारा दिन मैं सोई हुई थी। कल्पना ने राजेश के हाथ से उसका बैग लिया और एक जगह रख दिया। शाम को घूम कर आने के बाद खाना बाहर से ही मंगवाया। दोनों खाना खाकर सो गए। रात को राजेश को प्यास लगी तो वो किचन में पानी पीने चला गया। तभी बाहर रास्ते के कुछ कुत्ते उनके घर की तरफ देखकर भौंक रहे थे। राजेश को लगा कि कोई चोर तो नहीं घुस आया। उसने इधर उधर देखा, सब ठीक लगा तो वो अपने बेडरूम की तरफ गया। उसने आते वक्त रूम का दरवाजा खुला रखा था, लेकिन अब वो बंद था। राजेश जैसे ही अंदर गया, अंदर का नजारा देख के उसको चक्कर ही आ गए। कल्पना अपने बेड पे नहीं थी, वो हवा में झूल रही थी। उसके खुले बाल और लाल आंखें राजेश को घूर रही थी। वो ये सब देख एकदम से नीचे गिर गया। कल्पना अब धीरे धीरे दीवार पर चढ़ने लगी और उल्टी छत को जाकर चिपक गई। राजेश की तो जैसे सांसें रुक गई थी। ये सब क्या था, ये सोचने का उसके पास मौका नहीं था। वो चिल्लाता हुआ बाहर भागा और बेडरूम का दरवाजा बाहर से लॉक किया। वो रात भर सोफे पर ही बैठा रहा। अपनी बीवी को ऐसे छोड़ के आखिर कहाँ जाता। लेकिन राजेश के मन में अब सैकड़ों सवाल घूमने लगे। सुबह हुई, राजेश ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। कल्पना बेड पर सो रही थी, एकदम नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। राजेश ने उसको उठाया
लेकिन कल के बारे में कुछ भी बात नहीं की। अपने सारे काम करके वो ऑफिस चला गया। शाम को घर आने की उसमें हिम्मत नहीं थी। उसने बेल बजाई। कल्पना आज बहुत बदली हुई नजर आई। उसके बाल खुले हुए थे और बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप। खाने पर भी कुछ नहीं बोली और अपने बेडरूम में जाकर सो गई। राजेश बहुत देर तक सोफे पर ही बैठा सोच रहा था, लेकिन हिम्मत जुटाकर बेडरूम में जाने के लिए जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, कल्पना का वो भयानक रूप देखकर राजेश जैसे पत्थर बन गया। भयंकर काली डायन बन चुकी थी वो। जैसे कल्पना ने काला साया राजेश को बताया था, बिल्कुल उसके जैसे उसके बाल खुले हुए थे और लाल आंखें, मुंह से लाल खून बह रहा था। राजेश अब बहुत डर गया था। वो बाहर भागा, तभी कल्पना बाहर आई और बाहर का दरवाजा खोल के समंदर के किनारे से भागकर एक पुराने घर की तरफ चली गई। बहुत अंधेरा था वहां। एक पेड़ के पास जाकर जमीन पे सिर रखकर बहुत ही अजीब आवाज में बोल रही थी। राजेश मदद के लिए यहां वहां भाग रहा था। क्या करे उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बगल वाली आंटी एक आदमी को साथ में लेकर के आई। उसको राजेश ने कभी नहीं देखा था। आप कौन हो? राजेश ने पूछा। बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम्हारी बीवी मुझे जानती है। मैं तुम्हारे बगल वाले घर में रहती हूँ। आंटी ने आगे कहा, मैंने तुम दोनों को बाहर घूमते हुए देख लिया था, तभी मैंने अपने पहचान के मांत्रिक को बुला लिया। मांत्रिक बोलने लगा, यहाँ पहले शमशान हुआ करते थे, बाद में लोगों ने यहाँ घर बना लिए। ये कोई दुष्ट आत्मा का काम लगता है। आत्माएं अंधेरा जब ज्यादा हो तब यहाँ वहां घूमती हैं। जब अमावस्या हो तब उनकी ताकत बढ़ जाती है। इस बीच वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोई इंसानी शरीर खोजती हैं और जिससे वो टकराए आत्माएं उस पे अपना कब्जा कर लेती हैं और वो उसके खून से अपनी प्यास बुझाकर खुद ताकतवर बन जाती हैं। अभी अमावस्या ही चल रही है। इन दिनों में वो तुम्हारी बीवी को अपना शिकार बनाएगी और अमावस्या के दिन उसकी मौत के साथ वो दुष्ट आत्मा अमर हो जाएगी। राजेश बहुत डर गया। वो हाथ जोड़कर उस मांत्रिक से कल्पना को बचाने की विनती करने लगा। आप प्लीज कुछ कीजिए बाबा, मेरी बीवी को बचाइए। उस मांत्रिक ने अपनी झोली में से थोड़ी राख निकाली। ये शमशान की राख है, हम वहां साधना करते हैं। ये उसके सर पर लगा दो, वो काबू में हो जाएगी। राजेश ने वैसा ही किया। बहुत जोर की चीख के साथ कल्पना नीचे गिर पड़ी। अब राजेश ने अपनी गोद में उसको उठाकर घर की तरफ चला गया। साथ में वो मांत्रिक और बूढ़ी आंटी भी थी। घर पहुंचते ही आंतरिक ने घर को अपने मंत्रों से बांध दिया। कल्पना को सुलाकर वो सब बाहर आए। उसको एक काला साया दिखा था हमारे बिस्तर पर। बस उसी दिन से कल्पना बदल गई, राजेश ने बताया। मांत्रिक ने घर की दीवार को हाथ लगाकर अपनी आंखें बंद की। ये काला साया तुम्हारी बीवी को लेने आया है। उसको अमर होना है और वो उसको मार कर ही दम लेगा। ये बहुत शक्तिशाली है। इसको बांधना मेरे बस की बात नहीं। मैं अपने गुरुजी को लेकर आता हूँ, तब तक तुम उसको रूम के अंदर बंद रखो। वो मांत्रिक और आंटी चले गए। राजेश को अब बहुत बेचैनी हो रही थी। उसको कल्पना की चिंता हो रही थी। सुबह से शाम तक वो बाहर चक्कर काट रहा था। शाम को अचानक रूम में से रोने की आवाज आई। राजेश, मुझे बचाओ प्लीज, ये मुझे क्या हो गया है? मुझे मरना नहीं है, मुझे बचाओ। राजेश से रहा नहीं गया और उसने दरवाजा खोला। कल्पना एकदम से वो शैतानी आवाज में बातें करने लगी और अपने भयंकर रूप में आ गई। राजेश ने उसको पकड़ना चाहा, लेकिन कल्पना ने अपने हाथ में एक बर्तन लेके राजेश के सर पर मारा। राजेश बेहोश होकर नीचे गिर गया। रात होने के बाद वो मांत्रिक अपने गुरुजी के साथ राजेश के घर आया। राजेश को बेहोश पाकर वो समझ गए कि शैतान ने अपनी चाल चली है और कल्पना को लेकर वो कहीं भाग गया।
राजेश को पानी मारकर होश में लाया गया और गुरुजी ने वो रूम देखा जहां कल्पना को कैद किया गया था। उनको कुछ समझ आया। वो बोले, बेटा समय कम है, ये साया कोई मामूली साया नहीं है। कई सालों के बाद इसको कोई मनुष्य शरीर मिला है। अगर वो साया अमर हो गया और उसने इंसानी रूप धारण कर लिया तो वो अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है। हमें तुम्हारी बीवी को किसी भी हालत में बचाना ही होगा, नहीं तो कयामत होगी। चलो मेरे साथ। वो दोनों राजेश को लेकर शमशान में आए। वहां एक हवन जल रहा था। दोनों मांत्रिक बैठ गए और मंत्रों का पाठ चालू किया। रात काली होती गई। चांद अब बिल्कुल भी दिख नहीं रहा था। अब अमावस्या अपने चरम पर थी। तभी जोर से चिल्लाते हुए कल्पना वहां आ गई। वो बहुत भयंकर रूप में थी। उसके आने से वहां खून की बदबू फैल गई। मंत्रों का जाप चालू था। गुरुजी उठे और कल्पना के पास जाकर मंत्र पुकारा और शमशान की राख उस पे मारी। कल्पना शांत हो गई और उसमें से एक काला साया बाहर निकला। वो देखने में बिल्कुल कल्पना जैसा ही लग रहा था। अब उसने कल्पना का रूप ले लिया। पहचानना मुश्किल था कि कौन कल्पना है और कौन वो साया। गुरुजी ने अपना हाथ आगे किया और त्रिशूल उनके हाथ में प्रकट हुआ। इतने में वो डरावनी आत्मा ने अपनी चाल चली और गुरुजी के साथ मांत्रिक को मार डाला। अब उसने गुरुजी को भी मारना चाहा, लेकिन उनके मंत्रों के सामने वो टिक नहीं पाया। ये सब हड़बड़ी में वो मंत्रों वाला त्रिशूल कहीं नीचे गिर गया। वो ढूंढने गुरुजी जैसे ही झुके वैसे ही डायन ने गुरुजी को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया। उन्होंने राजेश को इशारे से वो त्रिशूल से साये को खात्मा करने के लिए कहा। गुरुजी की मौत से मानो वो काला साया खुशी से कूदने लगा। इतने में वहां हर तरफ चीखें गूंज उठी। वो काला साया अब अपने मुकाम पे जाने वाला था। उसको मानव शरीर मिलने वाला था। वो साया झूम उठा। तभी राजेश ने उठकर मंत्रों वाला त्रिशूल से उसका अंत करना चाहा, लेकिन उसने वही त्रिशूल से राजेश को अपना शिकार बनाया। बुरी तरह घायल होकर राजेश नीचे गिर पड़ा। ये देख कल्पना अपना पूरा जोर लगा के राजेश की मदद को गई। अपने पति को मरता हुआ कैसे वो देख सकती थी। वो साया और कल्पना आपस में भिड़ गए। अब कौन कल्पना और कौन साया समझ नहीं आ रहा था। राजेश ने वो त्रिशूल उठाया। कल्पना ने इशारा किया और वो मंत्रों वाला त्रिशूल राजेश ने उस खूंखार साये के सीने में दे मारा। उसको तड़पता देख के राजेश ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और उस शमशान से बाहर आ गया। वो दोनों जैसे तैसे घर पहुंचे। घर के अंदर जाते ही राजेश सोफे पे लेट गया। उसके सिर से खून बह रहा था। कल्पना ने राजेश को मरहम लगाया और राजेश को बेडरूम में सुलाया। इतने दिनों से वो ठीक से सो भी नहीं पाया था। उसको सुलाकर कल्पना नहाने चली गई। उसके बाल खुले हुए थे। वापस आकर उसने कंघी उठाई और आईने में देखा तो सिर्फ कंघी दिख रही थी। कल्पना गायब थी। अपनी धक 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 आवाज के साथ बुलेट चालू हो गई। सतीश काफी देर से परेशान था कि ये चालू क्यों नहीं हो रही है। पिछले हफ्ते में ही तो इसका सर्विसिंग किया था। बाइक जैसे ही चालू हो गई उसमें थोड़ी सी हिम्मत और बढ़ गई। सुनसान जंगल और रास्ता खराब, उसमें किसी का साथ ना हो, लेकिन गाड़ी की आवाज से मन में डर की जगह नहीं बनती। लगता है कोई साथ में है। रास्ता दोनों तरफ से जंगल और बहुत ज्यादा टर्निंग, उसकी वजह से गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। अब सतीश गाड़ी चला के थक चुका था। थोड़ी देर कहीं आराम करना चाहता था, लेकिन यहाँ कोई चाय की टपरी या ढाबा भी नहीं था जहां थोड़ा रुक के फिर से आगे का रास्ता पूरा किया जाए। ऐसे ही सोचते ही जैसे भगवान ने उसकी सुन ली। सामने एक मोड़ पे छोटा सा ढाबा दिखा। सतीश ने सोचा क्यों ना आराम से चाय पिया जाए और कुछ बिस्कुट खाया जाए। वो सामने जाके गाड़ी पार्क करता है और ढाबे के अंदर जाता है। ढाबा बहुत पुराना था। यहाँ वहां जलने की कालीख लगी थी। शायद जो चूल्हा जलता है उसकी थी।
टूटे से लकड़ी के टेबल थे, छोटा सा दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में सतीश ने बैठने की जगह ढूंढ ली। लाइट नहीं थी, वैसे जंगल में कहां से होगी लाइट। ऐसे अपने ही मन में वो खुद से बातें कर रहा था। बोलो साहब, क्या लोगे? एक बूढ़ा आदमी सतीश के पास आकर पूछता है। चाय मिलेगी? सतीश जोर देते हुए बोला। वो बूढ़ा चाय लाने के लिए अंदर चला गया। तभी सतीश ने साथ में लाए बिस्कुट अपनी बैग से निकालकर टेबल पर रख दिए। बूढ़ा चाय लेकर आया और सतीश ने बिस्कुट खत्म किए और अब बिल देने काउंटर के पास गया। साहब, आप कहीं दूर से आए हैं लगता है, और आगे भी जाना है आपको? बूढ़ा जरा धीमी आवाज में बात कर रहा था। हाँ, वैसे मुझे आगे और शहर तक जाना है, शायद सुबह हो जाएगी पहुंचते हुए, इसीलिए यहां रुक के चाय पीने का सोचा था। वैसे चाय अच्छी थी। सतीश ने बूढ़े बाबा की थोड़ी तारीफ की। ये तो मेरा रोज का काम है साहब, लेकिन अब आप आगे का सफर इतनी रात को अकेले मत करना साहब। बूढ़ा जरा सहम के बोला। क्यों, क्या हुआ? कोई जंगली जानवर है क्या जंगल में, या कोई आदमखोर शेर? सतीश ने सहजता से पूछा। नहीं साहब, उससे भी बुरा और भयानक। सामने जंगल में एक मोड़ पे सब कहते हैं कि वहां कोई है जो लोगों को अचानक गायब करता है और उसके बाद मार डालता है। जंगल के उस मोड़ पे कभी रामदास का ढाबा हुआ करता था साहब। एक बार वो अपना ढाबा बंद कर रहा था कि अचानक एक बड़ा सा ट्रक उसके ढाबे में घुस गया। ढाबा और वो ट्रक धू-धू कर जलने लगे। रामदास और ट्रक ड्राइवर और उसका साथी, तीनों की वहीं मौत हो गई। ढाबा जल के राख हो गया। उसको मरे हुए कई साल हो चुके हैं। वहां कोई ढाबा नहीं है, लेकिन साहब, रात को जाने वालों को वो चाय पे रुकने को बोलता है और बाद में उनकी लाश वहीं पहाड़ी में कहीं मिलती है। दूसरे दिन बूढ़ा कहानी बता रहा था। कुछ भी ना, आप भी। आजकल कहाँ भूत प्रेत पे यकीन करता है कोई। दुनिया चांद पे पहुंच गई है। आपको यहाँ ढाबे पे कैसे पता चलेगा? बाहर निकलो तो पता चलेगा। सतीश ने उनको थोड़ा ज्ञान दिया। नहीं साहब, आप मेरे लड़के के उम्र के हो, इसीलिए बता रहा हूं। आप आगे मत जाओ, यहाँ मेरे ढाबे पे रहने का इंतजाम है। पैसे भी मत दो, लेकिन आप उस रास्ते से अभी मत जाओ। वो बूढ़ा गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था। सतीश मन में सोचने लगा कि ये बूढ़े की एक्स्ट्रा पैसे कमाने की चाल लग रही है। वो आगे बोला, नहीं, मुझे नहीं रुकना। आप अपने पैसे ले लो और मेरी छुट्टी करो। पैसे देके सतीश बाहर निकला। ठंडी हवा चल रही थी और बाहर घना अंधेरा था। गाड़ी पे बैठते हुए उसने ढाबे की ओर एक नजर डाली। वो बूढ़ा आदमी सतीश की तरफ आशा भरी नजर से देख रहा था। एक बार सतीश के मन में भी आया कि शायद उस बूढ़े की बात में जरा भी सच्चाई हुई तो आज मेरी एक भूत से मुलाकात होने वाली थी। उसने बाइक की चाबी लगाई और चालू की और अपने रास्ते पे चल पड़ा। लेकिन उसके मन में एक कोने में कुछ डर सा बैठ गया था। सतीश अब घने जंगल में पहुंच गया था। रास्ता खराब था, इसलिए गाड़ी जरा धीरे चला रहा था। उसको लगा कि सामने कोई रोड पे बैठा है। वो चौंक गया। डर ने जैसे उसको अपने कब्जे में कर लिया था। धड़कनें तेज हो चुकी थी। ठंडी हवा में भी उसको पसीना आने लगा। लेकिन ये क्या, वो सफेद कपड़े में जो बैठा था वो उसकी तरफ ही आ रहा था। सतीश ने अपनी गाड़ी स्टैंड पे लगाई और भागने की तैयारी कर रहा था कि अचानक सामने से आवाज आई, भाई साहब। अब सतीश रुक गया। उसका डर थोड़ा कम हुआ। वो सफेद कपड़े में एक 25 या 30 साल का लड़का था। उसके कपड़े पे खून के दाग थे और कपड़े कई जगह से फटे हुए थे। वो सामने आया और बात करने लगा। मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। अंधेरे में देख नहीं पाया और सीधा जाके मैं गड्ढे में जाकर गिरा।
मुझे बहुत चोट आई है, क्या आप मुझे शहर तक पहुंचा सकते हैं? सतीश गाड़ी से उतर के सामने देखने लगा। उसकी बाइक नीचे गिर चुकी थी और बहुत पुरानी लग रही थी। नंबर प्लेट भी नहीं थे। आग में जैसे झुलसती है वैसी लग रही थी। सतीश को उस पर तरस आया। सोचा कि चलो एक पार्टनर मिल जाएगा तो डर लगने की कोई बात भी नहीं होगी। सतीश ने उसको अपनी गाड़ी पे बिठाया और दोनों शहर की तरफ चल दिए। सतीश ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और क्या काम करते हो? जी, मेरा नाम रोहन है, मैं मार्केटिंग का काम करता हूँ। रोहन ने एक झटके में सब बोल दिया। उसका आवाज जरा दबा सा था, जैसे धूल मिट्टी में काम किया हो और गला बैठ सा गया हो वैसे। रोहन ने पीछे से अपने जेब में से सिगरेट निकाली और सतीश को भी देने को हाथ आगे किया। उसका हाथ जला हुआ था और उसके हाथ में जो सिगरेट थी वो एक बहुत पुराना ब्रांड था जो कि अब बंद हो चुका था। सतीश ने पूछा, ये हाथ कैसे जला तुम्हारा? और ये सिगरेट काफी पुरानी लग रही है और बंद भी हो चुकी है, ये तुमको कहां से मिली? रोहन ने जरा हड़बड़ाते हुए कहा, ये वो मैंने एक ढाबे वाले से ली थी, यही पीछे में पड़ता है, सस्ते में दे रहा था तो मैंने खरीद लिया। सतीश ने फिर से सवाल किया, ये जो तुम्हारी बाइक थी काफी पुरानी लग रही थी, सच में चल रही थी या कहीं से ऐसे ही उठाई और लेके भाग के आए हो? सही सही बताओ। रोहन अब थोड़ा हिम्मत जुटा करके बोल रहा था, अरे नहीं भाई, वो मेरी ही है, थोड़ी पुरानी है लेकिन अच्छी चलती है। अब सतीश जरा चुप हो गया और अंधेरे में से रास्ता देख के गाड़ी चलाने लगा। उसके मन में अचानक आया कि रोहन की गाड़ी जैसी लग रही थी कि वह कितने सालों से वहां पड़ी है। वो अभी चलने वाली बाइक तो लग ही नहीं रही थी। उसके हाथ में सालों पुराना सिगरेट का ब्रांड का पैकेट, वो उसको कहां से मिला होगा? और वो पिछले ढाबे की बात कर रहा था, तो किस ढाबे की बात कर रहा था? कुछ सोच के सतीश के मन में एकदम से एक भयंकर तरह की डर की तस्वीर सामने आई। कहीं उसने किसी भूत को तो नहीं बिठाया अपने पीछे? वो एकदम से ठंडा पड़ गया। धीरे से उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा। पीछे रोहन बैठा था। सतीश ने गाड़ी रोकी और टॉयलेट के लिए कह करके उतर गया। जैसे वो गाड़ी की तरफ मुड़ा, उसके मुंह से चीख निकल गई। वो बहुत डर गया। रोहन के पैर को देखा तो उसके पैर उल्टे थे, लेकिन ऊपर देखा तो रोहन उल्टा बैठा था। सतीश की जान में जान आई। उसने रोहन को डांटा, तुम्हारा दिमाग तो सही है, मैं कितना डर गया तुम्हारे पैर उल्टे देखकर। तुम उल्टे क्यों बैठे हो? रोहन ने माफी मांगी। अरे भाई माफ करो, मैं पीछे से कोई आ रहा है क्या ये देखने की कोशिश कर रहा था, इतने में तुम आ गए। तुम भूतों से डरते हो क्या? क्यों, तुम्हें डर नहीं लगता? सतीश ने जवाब देते हुए गाड़ी चालू की। दोनों बैठ गए। रोहन को चुपके से देख के लग तो रहा था कि सब कुछ ठीक है। सतीश में थोड़ी हिम्मत आ गई। अब वो धीरे धीरे रोहन से बातें करने लगा। रोहन, तुम हमेशा इस रास्ते से गुजरते हो, तुम्हें कभी वो भूतों से मुलाकात नहीं हुई? वो रामदास ढाबे वाले का भूत, उस मोड़ पे जंगल में वो एक ढाबे वाला कह रहा था कि वहां कोई है जो लोगों को मार डालता है। रोहन एकदम से चुप हुआ, फिर बाद में बोला, हाँ मैंने भी सुना है। आप भी, वो ढाबे वाला अगर चाय पे रोकेगा तो मत रुकना, वहां पे मौत है भैया। और वो रोने लगा। सतीश ने उसको चुप करते हुए कहा, क्या तुमने उसको देखा है कभी? तभी आवाज करते हुए सामने से एक टेम्पो वाला पास से गुजरा और सामने जाकर रुक गया। टेम्पो से एक आदमी उतरा, लेकिन सतीश का दिमाग चलना बंद हुआ। ये वही ढाबे वाला बूढ़ा आदमी था। वो सामने से आकर जंगल में गायब हो गया। सतीश को लगा कि शायद उसके ढाबे पे नहीं रुका, इसीलिए नाराज हुआ है। कुछ आधा घंटा बाइक चलाने के बाद देखा कि सामने एक मोड़ पे बहुत रोशनी दिख रही थी।
और वो मोड़ पे लिखा हुआ बोर्ड दिखा, रामदास का ढाबा। लेकिन वो ढाबे को देखने के चक्कर में सतीश वो बोर्ड पढ़ नहीं पाया। वहां देखा तो एक बड़ा सा ढाबा था। दूर से देखा तो कुछ लोग वहां बैठे थे, लेकिन सन्नाटा था बहुत। सतीश ने थोड़ा रुकना ही बेहतर समझा। साथ में रोहन था, तो अब सतीश को डर नहीं लग रहा था। सतीश ने अपनी बाइक साइड में लगाई और उतर के पीछे देखा तो रोहन गायब था। सतीश को लगा कि उसको भी जोर की टॉयलेट आई होगी, इसीलिए भाग गया होगा। एक आदमी उसको पूछने आया, साहब चाय पियोगे? सतीश ने कहा, नहीं, मैं अभी पी के आया हूं। तभी वो आदमी जरा गुस्से में बोला, क्यों साहब, उस ढाबे वाले ने रामदास ढाबे वाले के बारे में क्या बताया? वो हमेशा मेरी बदनामी करते रहता है और मेरे ग्राहक भगाता है। आप आओ साहब, बैठो। सतीश को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। रोहन और वो ढाबे वाला सच बोल रहा था या फिर झूठ? रामदास का ढाबा तो यहाँ है, फिर वो दोनों उसकी बुराई क्यों कर रहे थे? यहाँ तो सब कुछ ठीक है। सतीश को अब बहुत बड़ा झटका लगा, मानो उसकी जान ही निकल गई थी। जैसे ही वो अंदर गया, अंदर एक कोने में उसको एक सफेद कपड़े में बैठा हुआ एक लड़का दिखाई दिया। वो रो रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे, कुछ जगह से जले भी हुए थे। सतीश ने थोड़ा और गौर से देखा तो वो थोड़ा पहचाना सा लग रहा था। अरे ये तो रोहन था। ये यहाँ कहाँ से आ गया? वो तो बाहर था। सतीश रोहन के पास जाकर बैठ गया। रोहन पूरी तरह आग में जैसे झुलसते हैं वैसा दिख रहा था। ये सब देख के अब सतीश को समझते देर नहीं लगी कि अब वो फंस चुका था। रोहन जो मिला था रास्ते में, वो भी रामदास के ढाबे का ही एक शिकार था। सतीश ने भागना चाहा, तभी वहां रामदास आ गया। साहब चाय पीना है या नहीं, या इरादा बदल दिया? वो अब जबरदस्ती पे उतर आया था। सतीश जैसे कुछ भी नहीं हुआ ऐसे जता के वहीं एक टेबल पे बैठ गया। उसके सामने एक और आदमी बैठा था। उसने अपना सर ऊपर उठाया। डर से सतीश के हाथ का कप उसके शर्ट पे गिर गया। वो कांपने लगा। ये देख के रामदास बोला, रुको, मैं दूसरी चाय लेके आता हूँ। सामने वो टेम्पो वाला आदमी था। वो और कोई नहीं, वो वही ढाबे वाला था जिसने सतीश को अपने ढाबे पे रात को रुकने को कहा था। अब जैसे पैरों से जमीन खिसक गई थी। रामदास को अंदर जाते ही सतीश वहां से भाग खड़ा हुआ और ढाबे के पीछे जाकर छिप गया। उसने जो कुछ भी सुना था वो सच था। वो ढाबे वाला और रोहन अब भूत बन चुके थे। दोनों भी उसको बचाना चाहते थे, लेकिन अब क्या? वो तो अब फंस चुका था। क्या करे ये सोच रहा था कि रामदास के चिल्लाने की आवाज आई, कहाँ भाग गया? तुम्हारा वक्त हो चुका है, वो आते ही होंगे। इतने में बहुत जोर की आवाज करते हुए एक बड़ी सी ट्रक रास्ते से आ रही थी। वो ऐसे आ रही थी कि जैसे उसको किसी का कंट्रोल नहीं है। ट्रक तेजी से ढाबे की तरफ आया और सीधा ढाबे में घुस गया और जोर का धमाका हुआ। पूरा ढाबा जलने लगा। ट्रक की जोर की टक्कर से सतीश जो पीछे छुपा था वो कहीं दूर जाके गिरा। कुछ समय के लिए सब शांत हो गया। ढाबा आग में झुलस गया। सुबह होने वाली थी। सतीश को होश आ रहा था। उसके बगल में कुछ लोग खड़े हुए थे और एक एम्बुलेंस। लोगों ने सतीश को एम्बुलेंस में रखा और वो जोर का आवाज करते हुए निकल गई। वहां रामदास का ढाबा नहीं था। थी तो बस वो खाली जगह जहां रामदास की रूह लोगों को फंसाकर उनको मार डालती थी। लोग आज भी यही कहते हैं कि वहां कोई है जो बहुत ही डरावना कातिल है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो कि बचते हैं, सतीश जैसे नसीब वाले। वरना ज्यादातर लोग उस ढाबे वाले के जाल में फंसकर मौत के घाट उतर जाते हैं। दोस्तों, हमारी आज की कहानियां आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं आपका दोस्त जय फिर मिलूंगा बहुत ही डरावनी और मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय,
एंड टेक केयर।